Welcome students. Today we are going to discuss the first chapter of 9th Commerce HCM 101 Introduction to Accounting. तो आज हम लोग अकाउंटिंग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और अकाउंटिंग के बारे में समझने से पहले हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि वो क्या ज़रूरी फंडामेंटल्स हैं जो हमको अकाउंटिंग की तरफ ले जाते हैं। तो पहली चीज़ हम लोग जो समझने की कोशिश करेंगे वो है कॉमर्स। कॉमर्स एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है. It is a huge umbrella terminology which covers a number of aspects, a number of different elements within commerce. I will explain them. आप लोग प्लीज ब्लैकबोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए. अगर आप कॉमर्स एज अ टर्म समझने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझने में आएंगी. सबसे पहली चीज, कॉमर्स के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं. जैसे सबसे पहला ट्रेड. ट्रेड के अंदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से होती हैं. तो इसको आप कह सकते हैं कि एक्सचेंज अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ मनी. वैल्यू ऑफ मनी के खिलाफ आप ट्रेड करते हैं. वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से आप चीजों का आदान प्रदान करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा दोनों का. दूसरा एलिमेंट इसके अंदर आता है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन. चाहे वो माल ढुलाई हो, चाहे वो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना हो, या प्राइवेट कार या प्राइवेट अदर मॉड्यूल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, तो आप उसको रेल, एयर, रोड और मेरीन अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. एक और चीज जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आती है उसको कहते हैं टेलीकॉम, संचार. टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, जिसकी आज सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है वो है इंटरनेट. तो ये कुछ और वो साधन है जरूरी जो हम लोगों को ये ध्यान में रखते हुए काम करना है कि ये सब कॉमर्स के अलग अलग एलिमेंट्स हैं. कॉमर्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, अलग अलग तरीके से समझाते हैं. अब हमको ये जानने की जरूरत है कि आखिर कॉमर्स के अंदर ऐसा क्या इंटेंशन है कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, राइट, बैंकिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो इन सब लोगों को कवर करता है. जो मनी की बात हम लोगों ने की वो है बैंकिंग. जो बैंकिंग सर्विसेज और बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं वो इनमें से ज्यादातर कमर्शियल एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं. कॉमर्स या कमर्शियल एक्टिविटीज का सीधा लेना देना मनी और प्रॉफिट से है. प्रॉफिट का मतलब लाभ. और आप लाभ कैसे कमाते हैं? लाभ आप कमाते हैं अगर आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, आपके खर्चे आपकी आमदनी यानी आय से ज्यादा हो, तो आप प्रॉफिट कमाते हैं. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, कमर्शियल एक्टिविटीज की इंटेंशन, कमर्शियल एक्टिविटीज का पर्पस, बेसिक पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट. Do business, do trading, transportation, telecom, through banking, manage it via infrastructure or power, and the purpose is to earn profits. The purpose of doing all these activities is to earn profit. Now, let us move to the next core element of commercial activities, which is events or business transactions. जो भी एक्टिविटी कमर्शियल लेवल पर की जा रही है, कमर्शियल लेवल पर हो रही है, उसको प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से किया जा रहा है. और किसी भी एक इवेंट को आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कह सकते हैं. जैसे
जैसे सेल्स रिटर्न्स, परचेज और परचेज रिटर्न्स। इन शब्दों को आसान भाषा में ट्रेडिंग कहते हैं। आप लोग अपने घर के आसपास किसी भी दुकान पर जाते हैं और वहां से जाने के बाद आप कुछ सामान खरीदते हैं, जैसे मैगी खरीदते हैं, चाय खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं। ये बिजनेसमैन इसी सामान को ज्यादा क्वांटिटी में, जितनी आपकी डिमांड है उसकी बजाय जो लोकेलिटी की डिमांड है उसके हिसाब से किसी पीछे मार्केट से खरीद करके लेके आता है और आपके साथ उसकी ट्रेडिंग करता है। वो जिस दाम पर इसे खरीद कर लाता है उस दाम से थोड़े ज्यादा दाम पर ये सामान आपको बेचता है। तो अगर आप अपने आप को देखें तो आप परचेज करते हैं शॉपकीपर से इन योर लोकेलिटी, और जो शॉपकीपर है वो खरीद के लाता है स्टॉकिस्ट से, जो इस सामान को बड़े अमाउंट पर स्टॉक करते हैं अपने गोडाउन में। तो वो कुछ प्राइस उसका खरीदता है, उस पर कुछ पोर्शन ऐड करता है जो नॉर्मली उसका प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट के सहारे से वो सामान आपको बेचता है। आप परचेजर बनते हैं और यहां पर स्टॉकिस्ट जो है वो सेलर बनता है, जो शॉपकीपर को सामान बेचता है। ठीक, इस चीज को, इस मॉडल को आप एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। इस मॉडल को आप एक नॉर्मल सिचुएशन में बिजनेस ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के अलावा क्या कोई नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं? बिल्कुल सही। नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब है जिन ट्रांजैक्शंस को, जिन इवेंट्स को करने के बाद आप या कोई और उससे किसी वैल्यू की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। आप अपने किसी दोस्त के घर जाते हैं और उसके पास जाकर के उसको एक गिफ्ट देते हैं। अगर वो गिफ्ट आप किसी को दे देते हैं तो उससे एक बदले में कोई एक्सपेक्टेशन आप नहीं रखते, बदले में आप कोई डिमांड उससे नहीं करते, ना ही आप चाहते हैं कि वो आपको कोई चीज रिटर्न करे। ऐसे ही जब आप दुकान में जाते हैं और दुकानदार आपसे पुराना वाकिफ होता है एंड ही usually does business with you, you go and purchase a lot of articles from his shop, whether it is a grocery shop or something else, and at the end of the shopping, probably through impression, or he wants to make an impression, he hands it over a small piece of chocolate of ₹5 free of cost, right? That one transaction is a non-business, non-economic transaction, non-commercial transaction. He is not expecting anything out of those ₹5 chocolate. He's not charging that as part of your bill. However, the important thing is he wants to make an impression. He wants to give you a token of appreciation so that you come back to his shop and buy articles again. This is one way he's maintaining relationship. So in a number of times in your life, you will see a non-economic activity happening around you. You go to a restaurant, वहां जाकर के आप चाय और स्नैक्स पीते हैं, वेटर उसके बाद आपके पास बिल लेके आता है। For example, the bill is of ₹200. You pay ₹200 to the counter and ₹10 you give to the waiter. वेटर को जो तो आप ₹10 दे रहे हैं वो उसकी सर्विस, उसकी कमिटमेंट, उसकी डेडिकेशन का टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी कि इस तरीके से जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो ये हमने इसलिए समझा क्योंकि अकाउंटिंग जो शब्द है उसका पहला जो बेसिक प्रेमाइस है वो है कमर्शियल एक्टिविटीज एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। वो ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंटरप्राइजेस जो बिजनेस कर रही हैं, जो प्रॉफिट पर्पस से एस्टैब्लिश हुई हैं, उनको उनके ट्रांजैक्शंस, उनकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, समराइज करना और कम्युनिकेट करना अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम अकाउंटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जब वो बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज करती हैं उसके अंदर ढेरों
इनन्यूमरेबल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, तो हर ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखना पड़ता है, उसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है, उसके ऊपर जो इनकम होती है उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। इस प्रोसेस को ही हम अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के नाम से जानते हैं। तो कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाए, कैसे ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया जाए, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे अकाउंटिंग चैप्टर के अंदर। तो अकाउंटिंग बेसिकली स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि बुक कीपिंग क्या है। दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। सबसे पहले हम बुक कीपिंग का मतलब समझेंगे। बुक कीपिंग का पहला मीनिंग यह है कि जब आप अपने रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको आप बुक कीपिंग कहते हैं। व्हेन यू रिकॉर्ड द रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। और ये स्पेसिफिक सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड कर ली जाती है। कुछ विशेष किताबें इस पर्पस के लिए अधिकृत हैं, उन्हीं किताबों में आप इनको कैप्चर कर लेते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्मेट होता है उन किताबों का, सिंप्लीफाइड तरीके से वो किताबें काम करती हैं और आप उसके अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसको आप नॉर्मल भाषा में बुक कीपिंग कहते हैं। सो अगर आप आज आपने गुड सोल्ड ₹5,000 कैश गुड्स सोल्ड ₹5,000, ये एक ट्रांजैक्शन है। आपने दो जगहों पर इस ट्रांजैक्शन को लिख लिया। पहला आपके लिए कुछ जो मैंने बताया स्पेसिफिक बुक्स, तो पहला रिकॉर्ड आपने सेल्स की, तो आपने सेल्स बुक के अंदर इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक। दूसरा ट्रांजैक्शन आपने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि आपके पास इस सेल के थ्रू कैश अर्निंग हो गई। तो अब अगर आप बुक कीपिंग की तरफ वापस आए, तो बुक कीपिंग इज बेसिकली द रिकॉर्डिंग ऑफ रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शंस इनटू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ बुक्स। The specific set of books have a normal, simplified, common format, and they are available both in computerized form as well as printed book forms. तो ये जो नॉर्मल बुक कीपिंग की जो बुक्स हैं, स्पेसिफिक सेट ऑफ बुक्स हैं, ये प्रिंटेड फॉर्म में भी, बुक फॉर्म में भी अवेलेबल है और डिजिटल फॉर्म में भी, सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी अवेलेबल है। अब इसको समझने की जरूरत है कि ये जो दो बुक्स का नाम मैंने मेंशन किया, ये क्या है। ऐसी कुछ बुक्स जो स्पेसिफाइड हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, उनको प्राइमरी सेट ऑफ बुक्स या प्रिलिमिनरी सेट ऑफ बुक्स कहते हैं। प्राइमरी बुक्स, और इनका नाम है कैश बुक, जिसमें डेली कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिकॉर्ड किया जाता है। डेली कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी बुक है सेल्स, डेली सेल्स इसमें रिकॉर्ड कर ली जाएंगी। सिमिलरली यू हैव अ परचेज बुक, डेली परचेजेस। ठीक, अब इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं, कैश सेल्स या कैश परचेजेस, तो जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश है, दैट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सो योर कैश सेल्स आर जनरेटेड, recorded in both cash and sales book. The second, cash purchases, the purchases that you have made on the basis of cash, those are captured in the purchase book as well as cash book. Now the most important point is, what about the transactions which are credit in nature? The second type of transactions, business transactions, are of credit nature. So when you do a credit transaction, for example a credit sales,
आपने किसी आदमी को उधार सामान बेचा। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन या बिजनेस एंटरप्राइज है, दिस पर्सन इज सपोज टू पे दिस मनी बैक, दिस पर्सन इज लायबल टू पे दिस मनी बैक टू माय बिजनेस। से फॉर एग्जांपल, आई एम मिस्टर एक्स or this business belongs to Mr. X. Mr. X is maintaining his cash book, his sales book, his purchase book. Now he has made a credit sales transaction with Mr. Y. Mr. Y has a liability to pay this money back to Mr. X as per the terms and conditions of the credit contract. Now let us quickly jump into what will you do when you create a credit transaction. First, the sales book is updated. दूसरी बुक जो अपडेट की जाएगी वो होगी रिसीवेबल्स बुक। रिसीवेबल्स बुक अपडेट की जाएगी, ठीक है। रिसीवेबल्स बुक में क्या अपडेट किया जाएगा कि मिस्टर वाई को आज हमने सामान उधार बेच दिया, and after 15 days, for example, whatever the terms and conditions of the credit transaction are, वो पे आपको वापस करेगा, he will make the payment back. तीसरे तरीके का ट्रांजैक्शन हो सकता है that you purchase goods on credit. अब आपने मार्केट में किसी सप्लायर से उधार सामान खरीद लिया। In this condition, what you will do is, one, that your transaction will be recorded in the purchase book, and second, your transaction will be recorded in payables book. Now you are liable to pay to Mr. Z the amount on which, the value on which you have purchased goods on credit. आज आपने परचेज कर लिया और आपने पेबल्स बुक के अंदर इसको मेंशन कर दिया। Similarly, we have some more primary set of books, but as of now, it is important that whatever routine transactions, business transactions you are doing, you are recording them in your cash book, your sales book, your purchase book, your receivables book, and your payables book. ये 4, 5, 6 बुक्स जो हैं आप प्राइमरीली मेंटेन करते हैं किसी भी बिजनेस, किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के सस्टेन करने की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि why do you need to record these transactions? Why do you think these transactions are recorded? What are the uses of these transactions? How would I look at these transactions and read them in primary set of books? बहुत ही सिंपल, हर बुक से आप एक ऑब्जेक्टिव या फिर एक बेनिफिट निकाल सकते हैं। From every book you can draw one benefit and one objective. Cash book. What is the liquidity position of your organization? आपके पास कितना कैश है in your hands or probably in the bank account, ये आपको कैश बुक से पता चलता है। और ये क्यों जरूरी है? Any or every business will have the most important element, cash. Cash is something on which a business exists. ये वो पोर्शन है जो हमेशा आपके पास होना चाहिए। हम लोग भी जब घरों में सैलरीज आती हैं तो किस तरह से काम करते हैं? Some portion is saved at home, some portion is saved in banks, some portion is saved in different schemes like life insurance or other types of mutual funds and fixed deposits and other deposits, etc. And remaining part is spent on the monthly routine expenditures. तो ये जो सेविंग्स हम करते हैं घर पर और बैंक में छोटी, वो पर्पस लिक्विडिटी का होता है और कोशिश करते हैं कि उस सैलरी के अंदर पूरा महीना निकल जाए, इंक्लूडिंग ऑल द सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर पोर्टफोलियोज। वो क्यों करते हैं हम? ताकि जरूरत पड़ने पर लिक्विड फाइनेंस हमारे काम आए, लिक्विड कैश हमारे काम आए। तो कैश बुक मेंटेन करने से कंपनी को अपने हाथ में रखा हुआ कैश समझ में आता है,
कितना कैश डेली जा रहा है और कितना कैश डेली आ रहा है, वीकली आ रहा है या मंथली आ रहा है, या एक साल में कैश बुक के अंदर कितने ट्रांजैक्शंस इनफ्लो के हुए, कितने आउटफ्लो के हुए, और क्या मेरा कैश बैलेंस पॉजिटिव है। ये समझने में कैश मदद करता है, कैश बुक मदद करती है बिजनेस। नाउ द सेकंड पॉइंट इज what amount of purchases I have made during the year, and in turn what is my turnover. टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। अगर मैं ट्रेडिंग के बिजनेस में हूं, सामान एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेचता हूं, तब भी मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं यानी रॉ मटेरियल खरीद के उसकी फॉर्म और शेप या कुछ और चीज यूटिलिटी चेंज करके उसको मैं मार्केट में बेचता हूं, तब भी टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जो परचेजेस मैं मार्केट से कर रहा हूं उसके अगेंस्ट मेरी सेल्स कितनी है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी सेल्स की वैल्यू परचेजेस की वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा हो। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, क्योंकि यही वो दो पॉइंट्स हैं जिसके बीच का डिफरेंस आपको प्रॉफिट क्रिएट करता है। ऑर्गेनाइजेशन का मेजर एक्सपेंडिचर परचेज में होता है, बिजनेस एंटरप्राइजेस का मेजर एक्सपेंडिचर परचेज में होता है, और मेजर इनकम या रेवेन्यू वो सेल्स से होती है। बाकी सारे खर्चे इनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो या तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मैक्सिमम एक्सपेंसेस होंगे या उससे रिलेटेड सेल्स से रिलेटेड मैक्सिमम रेवेन्यूज होंगे। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि हमको सेल्स बुक से सेल्स की पोजीशन पता चलती है, एनुअल, मंथली, क्वार्टरली, जो आप करना चाहे वो एनालिसिस आपको सेल्स बुक से मिलेगी। और परचेजेस की बुक जो है वो हमको ये बताएगी कि कितना एक्सपेंडिचर परचेजेस, कोर परचेजेस पर हुआ है, चाहे वो मटेरियल खरीदने का हो, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने का हो। तो वो सारी पूरी एनालिसिस आपको परचेजेस और सेल्स बुक से मिलती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी इनकम सेल्स और उससे लगने वाले डिफरेंट टैक्सेस की असेसमेंट इन बुक्स से हो सकती है। जितनी सेल आप करते हैं उसी हिसाब से आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो इस कंट्री में इंप्लीमेंट हो चुका है कुछ साल पहले से, उसके रिटर्न्स आप इससे फाइल कर सकते हैं। इनकम जो आपकी पता चलेगी उससे आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों टाइप के लीगल और मैंडेटरी टैक्स रेमिट के अंदर नहीं आते हैं, देन ऑल्सो यू हैव टू प्रूव टू द अथॉरिटीज दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू बी चार्ज्ड ऑन इनकम टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो एविडेंसेस भी आपको प्राइमरी सेट ऑफ बुक्स से, सेल्स परचेज बुक से और कैश बुक से पता चल जाता है। तो ये प्राइमरी यूजेस आपको मैंने बता दिए, जिसमें आप आसानी से कंपनी की कैश पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन, परचेज सेल्स, इनकम सेल्स और उससे रिलेटेड टैक्सेस के बारे में आप डिसीजंस ले सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हम लोगों को पता चलती है वो है कौन लोगों को, हम लोगों को जो लिक्विडिटी से ही लेना देना है उसका, लेकिन वो दो अलग बुक्स से जनरेट होती है वो इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन है लायबिलिटीज टू पे, जो आपको पेबल्स बुक से मिलेंगे, और पेमेंट्स रिसीट्स, फ्यूचर रिसीट्स, यानी भविष्य में जो पैसा आपको प्राप्त होने वाला है ये आपको रिसीवेबल्स बुक से आइडिया होगा। और यही बुक जो है आपको
अपना कैश यानी लिक्विड मनी को मैनेज करने में, कैश बुक को मैनेज करने में हेल्प करेंगे। ये दोनों एस्पेक्ट्स कैश बुक को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेंगे। ये दोनों एस्पेक्ट्स, इनको ध्यान से समझने की जरूरत है, इन पर ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो बुक कीपिंग इज अबाउट रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन separate specific formatted books which are primarily 6 to 7: sales book, purchase book, cash book, receivables book and payables book. These are the routine business transaction recording methods or mechanisms available under the concept of bookkeeping. Now bookkeeping becomes the stepping stone for accounting. Bookkeeping becomes the stepping stone for accounting. Now, what is accounting? Accounting is the professional methodology of recording the business transactions, classifying the business transactions, analyzing the business transactions, summarizes the business transactions, interprets the business transactions or communicates the business transactions. अब जो बिजनेस ट्रांजैक्शन आपने फॉर एग्जांपल सेल्स का किया और उसको बुक कीपिंग में किसी सेल्स बुक में लिख दिया, ये तो एक बहुत सिंपल तरीका है, बहुत प्रिलिमिनरी तरीका है ऑफ रिकॉर्डिंग सेल्स ट्रांजैक्शंस और परचेज ट्रांजैक्शंस और कैश ट्रांजैक्शन। उससे कुछ एक बहुत प्राइमरी फाइनेंशियल पोजीशन भी आपको पता चल जाएगी और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन बिजनेस एंटरप्राइजेस में केवल ये 4-5 काम कर लेने से काम नहीं चलता, बहुत सारी डिटेलिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती है, समझने की जरूरत होती है ओनर्स को, और ओनर्स के साथ बहुत सारे लोगों को जो इस बिजनेस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए। इन लोगों को हम स्टेक होल्डर्स या फिर इंटरेस्टेड पार्टीज टू द बिजनेस भी कह सकते हैं। स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस और इंटरेस्टेड पार्टीज इन द बिजनेस, ये लोगों के लिए अकाउंटिंग होना बहुत जरूरी है। केवल कैश बुक या केवल सेल्स बुक होना जरूरी नहीं। दूसरा, अगर आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी या पार्टनरशिप इंडिया में रन करते हैं तो वो कुछ कानूनों के अंडर में कवर होते हैं। कुछ कानून उसके लिए हिंदुस्तान में पहले से प्रिस्क्राइब्ड है। उन कानूनों पर चल करके अगर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी को सस्टेन करना है, रन करना है, उसको कंटिन्यू करना है, उसको ग्रो करना है, तो फिर आपको अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, जो एक प्रोफेशनल मेथोडोलॉजी है। इट्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज। What accounting does, it records transactions in a specific manner based on certain rules, procedures, not just like transferring business transactions into a set of books. No, on the basis of rules, on the basis of procedures, it will record transactions. While recording transactions, it will classify the business transactions and the elements involved in it in different categories. Cash sales, credit sales will be categorized. What is sales? Is a one type of account, for example. Cash is another type of account, for example. Credit sales, the credit person who is receiving the money, who is receiving the goods, वो एक और तरीके का अकाउंट बनेगा। तो ऐसे अलग अलग अकाउंट्स क्लासिफाई करेगा, उन अकाउंट्स को एनालाइज करेगा इन इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू को इवैल्यूएट करेगा और अलग अलग अकाउंट्स को एनालाइज करेगा। यूनिक अकाउंट्स को एनालाइज किया जाएगा, समराइज किया जाएगा उन ट्रांजैक्शंस को,
पहले यहां पर इन दो एक्टिविटीज में उन अकाउंट्स को खोल के देखा जाएगा कि एक एक अकाउंट के अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। हम अकाउंट कैसे बनेगा, एक अकाउंट का क्या मतलब है, उसमें हम बाद में जाएंगे डिटेल्स में, लेकिन उनको समराइज भी किया जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा, एक समरी बनाई जाएगी, एक टेबल के फॉर्म में आपको बताया जाएगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके लिए आपको 6 अलग अलग बुक्स में जाने की जरूरत नहीं है, 10 अलग अलग अकाउंट्स देखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग जगहों पर जाकर के इनकम और टैक्स के रिटर्न्स देखने की जरूरत नहीं है। एक टेबल आपको समराइज्ड बताएगी कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देन इट विल इंटरप्रेट करेगा फाइनेंशियल अकाउंट्स को। केवल जो अकाउंट्स आपके सामने बना दिए गए, टेबल्स बना दी गई और कुछ रूल्स रेगुलेशन के बेस पे प्रोसीजर्स बताए गए, केवल वो दिखाएगा नहीं, उनको एक्सप्लेन करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, उन स्टेटमेंट्स को समराइज टेबल्स कहा मैंने यहाँ पर। वो कैसे बनेंगे वो आगे की बात है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इंटरप्रिटेशन के बाद उसको कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट किसको करेगा? स्टेक होल्डर्स को, इंटरेस्टेड पार्टीज को, स्टेक होल्डर्स, इंटरेस्टेड पार्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात ये आती है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिनको कम्युनिकेशन चाहिए, जिन्हें अकाउंटिंग के बारे में जानकारी चाहिए। तो ये कौन लोग हैं, ये हम एक एग्जाम्पल में आज डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जो या तो कभी बिजनेस के सप्लायर्स हैं, या बिजनेस के कस्टमर्स हैं, या बिजनेस के कंज्यूमर्स हैं, या बिजनेस के वो लोग हैं जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने बिजनेस को या तो लोन दिया है, या बिजनेस के अकाउंट्स हैं, राइट। सोसाइटी एट लार्ज जिसके अंदर ये बिजनेस चल रहा है, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज है उस बिजनेस के अंदर, एम्प्लॉइज उस बिजनेस का एक एग्जांपल हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्टेक होल्डर्स या इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। गवर्नमेंट भी एक इंटरेस्टेड पार्टी है। कानून का पालन ये बिजनेस करता है कि नहीं करता है, रिटर्न्स टाइमली फाइल करता है कि नहीं करता है, टैक्सेस अप्रोप्रिएटली देता है कि नहीं, असेसमेंट ऑनेस्ट है कि नहीं, बैड प्रैक्टिसेस तो नहीं चल रही हैं, इसके लिए गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना होता है कि जो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स बिजनेस सोसाइटी को दे रहा है वो सब ठीक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं कि नहीं। तो लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स, if we see, accounting provides that information to stakeholders in a quantified manner, in a specific professional quantified way it is presenting the accounts। तो ये चीजें अकाउंटिंग के अंदर आती हैं। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में एक बहुत बेसिक डिफरेंस ये है, एडवांस डिफरेंस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो एक बहुत बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, प्रिलिमिनरी नॉलेज चाहिए प्राइमरी सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन करने के लिए अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग। यू मे नॉट नीड अ वेरी इन डेप्थ नॉलेज, आउटस्टैंडिंग नॉलेज और experiential knowledge for the purpose of bookkeeping. However, as I said, accounting is a professional body of knowledge. It involves a professional methodology, specific rules, regulations, procedures are involved at a global level. अब मैं एक और शब्द इसके अंदर ऐड कर दे रहा हूं, ग्लोबली अकाउंटिंग लगभग एक तरीके से की जाती है। तो जो चीज ग्लोबली एक तरीके से हो रही है वो एक बॉडी ऑफ नॉलेज बन चुकी है। उसको करने के लिए आपको एक्सपीरियंशियल कैंडिडेट की जरूरत होगी, एक एक्सपर्ट की जरूरत होगी, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ काम करने वाले आदमी की जरूरत होगी। लेकिन बुक कीपिंग को करने के लिए आपको इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस्ड पर्सन की जरूरत नहीं होगी। ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है बुक कीपिंग को करने में और अकाउंटिंग को करने में। इन दोनों के बीच में जो फंक्शंस हैं अकाउंटिंग के वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद मैं डिटेल में आप लोगों को ये समझाऊंगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बट आई होप आज जो हमने कवर किया, हमने व्हाट इज कमर्शियल एक्टिविटी, व्हाट इज अ बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस का इंटेंट प्रॉफिट कमाना है, और उस इंटेंट से जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, और उनके अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं अलग अलग इंडिविजुअल, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसको नॉर्मली रूटीन रिकॉर्डिंग अपने बुक्स में करने को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। और 5 या 6 तरीके की
प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने समझने की कोशिश की, बुक्स नॉट अकाउंट्स, बुक्स समझने की कोशिश की, प्राइमरी बुक्स जिसको हम सेल्स बुक, परचेस बुक, कैश बुक, पेबल्स और रिसीवेबल्स बुक कह सकते हैं। जो अकाउंटिंग हमने समझने की कोशिश करी वो अकाउंटिंग रूटीन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक प्रोफेशनल मेथड, एक प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको इंप्लीमेंट करके आप अलग अलग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में, और उसके बाद उसको आप एनालाइज करते हैं। उस एनालाइज ट्रांजैक्शंस को आप ले जाकर के एक समराइज टेबल के तौर पर, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, and then you finally interpret those financial results, those financial statements for the understanding of different people involved in the business. And who are those different people whom you are communicating the financial statements or the accounting results of the business enterprise or the business organization. And these people are the stakeholders. इनका नाम है business stakeholders या फिर business में interested parties. जो business stakeholders हैं, as the name suggests, they have stakes in the business, or they can be of different types: consumers, customers, suppliers, lenders, or banking financial institutions which are helping business enable its transactions on a daily basis, right? Or business is going to take loans from them, business has taken loans from them, or these financial institutions are available for taking loans in the future as well. Government, society, employees. Government is obviously all the more concerned about what is going on in the business, because that is one way they are able to, implement the legal structure in the country to run the businesses, whether the business is doing good or not, whether the business is providing good quality products and services to the people, whether the business is giving back to the government, whether the business is giving back to the society or not. ये business के लिए गवर्नमेंट का स्टेक ओनरशिप है। और जो एक सेक्शन है सोसाइटी, जहां से एम्प्लॉइज निकल के आपके पास आ रहे हैं, आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को कितनी तनख्वाह मिल रही है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रही है कि नहीं, ये भी रिजल्ट्स जो हैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू कंपनी के एम्प्लॉइज को पता चलते हैं। तो कम्युनिकेशन, जो लास्ट एलिमेंट हमने पढ़ा, जो लास्ट एक डेफिनेशन का पोर्शन पढ़ा अकाउंटिंग का, वो था कम्युनिकेशन। तो ये सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हमने इकट्ठा किए, समराइज किए, एनालाइज किए, उसका इंटरप्रिटेशन निकाला, उनको मीनिंगफुल बनाया, वो हम कम्युनिकेट करेंगे इन सब स्टेक होल्डर्स को। इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज आई थिंक वी कैन कंक्लूड। थैंक यू।